ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। हर साल 23 सितंबर को भारत में आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस भारत की परंपरागत समग्र चिकित्सा प्रणाली आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए समर्पित दिन है। इसे आधिकारिक रूप में वर्ष 2016 में भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा घोषित किया गया था। मार्च 2025 में भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर घोषणा की कि अब हर वर्ष 23 सितंबर को पूरे देश और विश्व में आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। और इस वर्ष की थीम आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लेनेट यानी लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए आयुर्वेद के साथ मनाया जाएगा। तो आइए इसे और विस्तार से जानते हैं। इसके लिए हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के रिसर्च ऑफिसर डॉक्टर अरविंद कुमार। आपका हमारे स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। हम जानना चाहते कि आयुर्वेद दिवस मनाने की जो परंपरा है एग्जैक्टली वैसे तो मैंने बोल दिया कि 2016 को भारत में मनाया गया था। इसकी परंपरा जो है कब से शुरू हुई थी? आयुर्वेद दिवस को वैसे तो घोषणा से पहले भी, क्योंकि आयुर्वेद के आदि देवता माने जाते हैं भगवान धन्वंतरी, तो जो 2016 में घोषणा हुई उससे पहले भी आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं या आयुर्वेदिक समाज के जो लोग हैं इसको धनतेरस के दिन मनाते आए हैं, जो कि दिवाली से 2 दिन पहले दिन पड़ता है, जिसको धनतेरस के नाम से भी जाना जाता है। फिर 2016 में सरकार ने के आयुष मंत्रालय ने पहल करते हुए इसे एक बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर पॉपुलर करने के लिए आयुर्वेद दिवस की घोषणा की। लेकिन घोषणा करने के बाद भी विश्व के अलग अलग हिस्सों में एक रूपता दिखाने के लिए इस साल 2025 से 23 सितंबर को आधिकारिक तौर पर पूरे विश्व में एक साथ आयुर्वेद दिवस मने, इसको निर्धारित किया गया है। तो इस साल से लेकर आने वाले जो भी साल रहेंगे 23 सितंबर को ही आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द धनतेरस और धन्वंतरी जयंती, जो कि 2016 से अब तक चलता आ रहा था। जी, तो सर आपने बहुत ही ब्रीफ में बता दिया कि ये पहले कब मनाया जाता था, अब से कब मनाया जाएगा। लेकिन इसमें कुछ खास रीजन है कि इसे 23 सितंबर को ही क्यों चुना ताकि ये परमानेंटली मनाया जा सके? जो बेसिकली क्या है कि जो दिवाली की तारीख और धनतेरस की तारीख जैसे हर साल हिंदू कैलेंडर के अनुसार चेंज होती रहती है, तो कोई ऐसा दिन चुनना था जो कि एक तो पूरे विश्व में एक साथ मनाया जा सके, इसलिए 23 सितंबर को चुना गया। और एक दिनांक निश्चित रहने से क्या होता है कि जो ग्लोबल कम्युनिटी के बीच में एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है। अदरवाइज हमें तो पता है धनतेरस कब आएगी, लेकिन जो लोग अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, दूसरे देशों में तो उनको नहीं पता कि धनतेरस क्या होती है। उनको डेट याद रहती है कि यस दिस डे इज द इंटरनेशनल और नेशनल डे। हर साल कुछ थीम के साथ मनाया जाता है, तो इस बार का जो थीम है आयुर्वेद फॉर पीपल एंड प्लैनेट, तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, जैसे कि एक समाज में एक साधारण सी अवधारणा है कि आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है और ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। लेकिन आयुर्वेद की अगर फिलोसफी को, उसके दर्शन को ध्यान से पढ़ा जाए तो आयुर्वेद सिर्फ मनुष्यों की चिकित्सा का विज्ञान नहीं है। ये समग्र रूप से पूरे ब्रह्मांड या हम कहें कि पूरी पृथ्वी या पूरे प्लेनेट या हमारे चारों तरफ, मनुष्य के चारों तरफ जो भी वातावरण और जो बाकी जो प्राकृतिक चीजें मौजूद है उनको भी ध्यान में रखते हुए इस चिकित्सा विज्ञान का उद्भव हुआ है। और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आयुर्वेद में चिकित्सा की बात बाद में आती है। सबसे पहले है कि जो स्वस्थ मनुष्य है, जिसको प्रकृति ने स्वास्थ्य प्रदान किया है एक नेचुरल फॉर्म के अंदर, उसको कैसे हम मना के रख सकते हैं, कोई बीमार हो ही ना। उसके लिए क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब उठना चाहिए, पूरी उसकी दिनचर्या, उसका लाइफस्टाइल, डाइटरी रेजिमेन, उसकी मौसम के अनुसार डाइट में क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो ये सब प्रकृति के साथ संतुलन बिठाने के लिए है। और इन सब के बावजूद भी या इनका पालन नहीं करने से जब बीमार पड़ते हैं तब चिकित्सा की बात आती है। तो चिकित्सा से पहले बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में है। जी, तो सर जब हम ये आयुर्वेद की बात करते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत ही विस्तार विषय है। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि जब आम लोगों की बात करते हैं तो उनकी परिभाषा क्या होगी? आयुर्वेद का जो एक शाब्दिक अर्थ है, जैसे कि हम संस्कृत में किसी भी शब्द का अर्थ जानना होता है तो उसको ब्रेक करके देखते हैं। तो आयु और वेद, आयु मीन्स लाइफ एंड वेद मीन्स नॉलेज। तो ये नॉलेज ऑफ द लाइफ या फिर आयु का जो ज्ञान है उसी को आयुर्वेद कहते हैं। तो जो आयु शब्द है, इस आयु शब्द के अंदर बहुत मतलब पूरा संसार ही छिपा हुआ है। ये सिर्फ हमारी एक सिंपल एक मनुष्य की जो एज होती है 10 साल 20 साल, ये वो सिर्फ वो आयु नहीं है। ये है कि शरीर, सत्वेंद्रिय, आत्मा संयोग और जो आसपास की प्रकृति है सबको मिलाकर जो एक ये हमारा एक डायनेमिक जो वर्ल्ड है उसकी स्टडी, जिसमें कि मनुष्य भी एक फैक्टर है।
कह सकते हैं। तो उसके बाद आम लोगों की बात की जाए तो आम लोग सिर्फ चिकित्सा की दृष्टि से आयुर्वेद को जानना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि एक प्रकृति के साथ जुड़ते हुए और समग्र दृष्टिकोण को देखते हुए स्वास्थ्य के कैसे स्वस्थ रहा जाए वो आयुर्वेद का विज्ञान बताता है। ऐसा नहीं है कि अभी दर्द है तो एक ऐसी कोई टैबलेट ले लें जिससे कि दर्द खत्म हो जाए लेकिन बीमारी वो हमारी मूल रूप से चलती रहे, इस चीज को हम नहीं देखते। आयुर्वेद का मतलब है कि आपका जो जिस वजह से दर्द है या जिस वजह से आपको बीमारी है उसको कैसे ठीक किया जाए, और उसको ठीक करने के लिए, उसको जानने के लिए हमें बहुत तह तक जाना पड़ता है, जिसके अंदर की फिर प्रकृति एंड ये सब चीजें आ जाती है। जी, तो आपने प्रकृति कहा तो ये कहते हैं कि ये फिलोसॉफी ऑफ बैलेंस बिटवीन फिलोसॉफी एंड नेचर है, तो इसके बारे में कुछ कहेंगे? हाँ, जैसे कि आयुर्वेद का जो उद्गम हुआ है जो हजारों साल पहले, वो एक फिलोसॉफिकल बेसिस पे ही हुआ है। ठीक है, दार्शनिक दृष्टि से देखा गया कि शरीर कैसे बनता है, उसके अंदर क्या क्या मतलब फंक्शनल चीजें हैं, और अगर वो डिसफंक्शनल हो जाती है तो कैसे कैसे लोगों को बीमार होते हैं, कैसे कैसे उसमें साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं। फिर उसको हमारे चारों तरफ मौजूद जो भी जड़ी बूटियां या प्राकृतिक पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, उनका प्रयोग करके कैसे उसको वापस से रिस्टोर किया जाए, तो ये दार्शनिक दृष्टि है। लेकिन जैसे जैसे साइंस तरक्की कर रही है, आज का जो जमाना है, जिस प्रकार से रिसर्च हो रही है, जैसे कि मैं एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बिलोंग करता हूं, तो जो पुराने तथ्यों के आधार पर जैसे उद्गम हुआ था उसको साइंटिफिक बेसिस पे कैसे हम एविडेंस जनरेट कर सकते हैं जिससे कि हम दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ ये चीज है और ये ऐसे काम करती है और इतना काम करती है। जिस तरह से हमको हेल्दी रहना है, जब हेल्थ की बात करते हैं, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेद हो, तो हेल्दी किस तरह से रहा जाए? देखिए, स्वस्थ रहने के आयुर्वेद में अनेकों सिद्धांत बताए गए हैं, तो उसमें से अगर मैं सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करूं जिससे कि हमारा एवरी मिनट कांटेक्ट रहता है व्यक्ति का इस संसार के अंदर, वो है हमारा खान पान, यानी कि डाइट। हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, कैसे खाते हैं, तो वो जो उसको बोलते हैं आयुर्वेद में आहार विज्ञान। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा जो कि हमारे श्रोताओं के लिए एक साधारण भाषा के अंदर उपयोगी साबित हो सकता है रोजमर्रा की जिंदगी में। तो सबसे पहले हम इसमें आते हैं कि सिलेक्शन, कि हमें खाना क्या है, उस चीज का सिलेक्शन करना। तो आयुर्वेद कहता है कि कभी भी अनजाने में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। आप जो भी खा रहे हो आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या खा रहा हूं और ये जो मैं खा रहा हूं ये पेट में जाके मेरी बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट डालने वाला है। तो मॉडर्न साइंस इसको न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है, लेकिन आयुर्वेद न्यूट्रिशन से भी परे बहुत सारी चीजों को देखता है, जैसे कि खाना खाने के बाद न्यूट्रिशन तो आपको मिलेगा ही, कुछ ना कुछ हो सकता है ना भी मिले अगर वो जंक फूड है तो, लेकिन उसका बॉडी के जो बाकी सिस्टम्स है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट रहता है। ठीक है, और ये हमारी किस शारीरिक अवस्था या जीवन की किस अवस्था के लिए कितना उपयुक्त है। जैसे कि मान लो जो बच्चे की डाइट होती है वो एक अडल्ट की डाइट नहीं हो सकती, जो अडल्ट की डाइट है वो एक ओल्ड एज पर्सन की डाइट नहीं हो सकती। ओके, हम अगर सिर्फ न्यूट्रिशन को ही देखेंगे तो हम क्या करेंगे कि हम सेम चीज को तीनों अवस्थाओं में खिला सकते हैं, इवन बीमार व्यक्ति को भी खिला सकते हैं। पर आयुर्वेद इस बारे में बहुत गहराई से बताता है। वो कहता है कि बच्चे की जो अवस्था है उसके अंदर क्या चीज इंपॉर्टेंट, उसमें ऐसे द्रव्य खिलाने चाहिए जो कि उसके पोषण के साथ साथ उसकी शरीर की वृद्धि में योगदान दें, और जो एक नेचुरल जो कफ वृद्धि का जो काल होता है बाल्यावस्था तक, 14, 15, 16 साल की उम्र तक, तो वो कफ वृद्धि, नेचुरल कफ वृद्धि है, तो उसको बढ़ाने वाले द्रव्य मिले ताकि उसकी ग्रोथ अच्छे से हो। उसके बाद जो युवा अवस्था आती है, यंग एज आती है, जो कि 30 या 40 तक कह सकते हैं, उसके अंदर ऐसी चीजें चाहिए जो कि हमारी जो वृद्धि है, वृद्धि के साथ साथ कुछ और सेकेंडरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको भी सपोर्ट करे। और वृद्धावस्था जब आती है जिसमें कि बॉडी का जो सिस्टम्स थोड़े कमजोर होने लगते हैं, तो उस टाइम हमें ऐसी चीजें चाहिए जो कि बॉडी थोड़ा मतलब इंजन जो है हमारा कमजोर हो गया है, तो जो चीज हम यंग एज में खा रहे थे उसको भी बॉडी पचाने में सक्षम नहीं है, तो उसके अनुरूप उसमें आहार विहार में चेंज करना पड़ता है। उसके अलावा अगर और आहार से विज्ञान से रिलेटेड बातें देखें तो है कि एक है द्रव्यों का प्रोसेसिंग। तो आजकल हम देखते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बहुत फैशन में है, और उसका कारण सिर्फ एक ही है, टेस्ट, कि जो टेस्टी है उसको खाना है, वो कैसे बना है, कहां से आया है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उस पर ज्यादा फोकस लोग नहीं करते हैं। तो आयुर्वेद में भी प्रोसेसिंग बताई गई है, बट दैट इज द माइंडफुल प्रोसेसिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेस्ट डेवलप करने के लिए उसको प्रोसेस करना है, वो प्रोसेस करना है इसलिए ताकि वो चीज शरीर में जाने के बाद बॉडी उसको अच्छे से पचा सके, उसको एसिमिलेट कर सके, और बॉडी के जो सिस्टम्स है उसके ऊपर कोई भी बैड इफेक्ट या डिसफंक्शन क्रिएट ना हो। तो जैसे कि मान लीजिए चावल है या दालें हैं या बहुत सारी कंद वाली सब्जियां हैं जो जमीन में लगती है, उनको आयुर्वेद कहता है कि वो पचने में भारी है या फिर वो हार्ड है, तो उनको भिगो के या धो के या बॉईल करके पकाकर उनको बॉडी का जो सिस्टम है एक्सेप्ट कर
सके या पचा सके उस फॉर्म के अंदर उसको लाया जाता है, उसके बाद उसका सेवन किया जाता है। तो ऐसे में हम डायरेक्ट चावल नहीं खा सकते बिना बॉईल किए। अच्छा, उसको धो के खाएंगे चावल को तो उसके अलग इफेक्ट्स होंगे, बिना धोए खाएंगे तो उसके अलग इफेक्ट्स होंगे। अब आजकल तो चावल जो दिखने में सुंदर लगता है, पॉलिश चावल है, वो लोगों को अच्छा लगता है, या जो पतला होता है बढ़िया से खिल के बन, क्योंकि उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो हमेशा हेल्दी ही होगा। उसके बाद कहने का मतलब प्रोसेसिंग करनी है, बट वो वाली प्रोसेसिंग नहीं करनी जो आजकल जो अल्ट्रा प्रोसेसिंग होकर रिफाइंड होकर चीजें आ रही है। माइंडफुल प्रोसेसिंग करनी है ताकि हमारी बॉडी के अनुरूप हम उसको बनाएं पहले, फिर उसको खाएं। उसके बहुत सारे मेथड्स आयुर्वेद के अंदर बताए गए। कई बार सिंपली चीज को किसी चीज में दबा के रख देने से या ऐसे इंतजार करने से उसके प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूँ, आप मार्केट में सब्जी लेने जाते हैं, वहां पे आपको एक पका हुआ आम मिलता है और एक आपको कच्चा आम मिलता है जिसकी आप सब्जी बनाते हैं, अचार बनाते हैं। लेकिन पका हुआ आम है जिसको आप जूस भी बनाकर डायरेक्ट खाते हैं। तो दोनों एक ही पेड़ के फल हैं, लेकिन एक कच्चा है, एक पका हुआ है। कच्चे के गुण अलग हैं, पके हुए के गुण अलग, और गुणों में इतना भारी अंतर होता है कि मैं बता नहीं सकता आपको, कि टोटली ऑपोजिट होते हैं कई बार। ऐसे ही पपीता आपको कच्चा भी मिलेगा, पका हुआ भी मिलेगा। ऐसे ही आपको एक कॉमन चीज है मूली। लोग मूली, जो बड़ी मूली होती है, सॉफ्ट होती है, मीठी होती है खाने में, उसको ज्यादा पसंद करते हैं, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी नहीं है। जो कच्ची मूली है जिसको खाने से थोड़ा मुंह जलता है, जो थोड़ी हार्ड होती है, जो रसीली ज्यादा होती है, थोड़ी कॉम्पैक्ट होती है, वो स्वास्थ्य के लिए ज्यादा फायदेमंद है। तो ऐसे में जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट इंतजार, हार्वेस्टिंग सही टाइम पे करनी है, उसके बाद उसको खाना है। तो ऐसे ही अगर एक और सिद्धांत की मैं बात करूं तो वो है भोजन की मात्रा। ठीक है, आजकल व्यक्ति को क्या है कि टेस्ट के हिसाब से खाएगा। वो खाने से पहले कितना खाना है उसको, या होटल में या रेस्टोरेंट में भी जाएगा, ऑर्डर करेगा, या घर पे भी अगर बच्चा आएगा तो सबसे पहले ये पूछेगा क्या बनाया है खाने में। अगर उसको बहुत टेस्टी चीज बनी है खाने में तो बहुत ज्यादा खाएगा वो, या एक नॉर्मल रूटीन से ज्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा लेगा। और अगर वो टेस्टी नहीं है तो वो बहुत कम खाएगा। तो इट मीन्स की मात्रा को लोगों ने आजकल के टेस्ट डिपेंडेंट कर दिया है, जबकि मात्रा जो भोजन की क्वांटिटी है वो इस चीज पे बेस्ड होनी चाहिए कि आपका पहले का खाया हुआ भोजन कितना पचा है कि नहीं पचा, नंबर 1 तो उसके बाद में आपकी अवस्था की जो हमने बात की, आप बच्चा है कि बूढ़ा है कि जवान है, या आप स्वस्थ हैं, या आपको कोई सर्दी खांसी जुकाम बुखार तो नहीं है क्या, या भोजन खाने से जस्ट पहले क्या शारीरिक और मानसिक लक्षण आ रहे हैं, जैसे भूख लगना, पेट के अंदर हलचल एक होने लग जाती है जब तेज भूख लगती है, और वैसे ही खाना खाने के बाद में पेट भरा भरा फील होना। ठीक है, अब कई लोग होते हैं खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद वो कहते हैं मुझे नींद आती है। वो एक्चुअल में नींद आती नहीं है, वो उसकी मात्रा शायद उन्होंने ज्यादा ले ली है खाने की, या खाने में कुछ ऐसी चीजें उन्होंने इस्तेमाल की है कि जिसका इफेक्ट ही ऐसा है कि आपको नींद आएगी। ठीक है, तो ये मात्रा के निर्धारण में सबसे जरूरी है कि खाना लेने से जस्ट पहले अपनी बॉडी का आकलन करना चाहिए कि मेरे को खाना खाने की जरूरत है कि नहीं और कितनी है। और खाना खाने के बाद जो लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि किसी को नींद आ रही है, कोई एक्टिव फील करता है, किसी को चलने का मन नहीं करता, लेटे रहना है, किसी को पेट फूल जाता है, ठीक है, उठने बैठने में भी दिक्कत होती है खाना खाने के बाद, लोग ऐसे बिल्कुल फैल जाते हैं बेड के ऊपर। तो ये सब कुछ लक्षण ऐसे बताए कि जो बताते हैं कि आपने जो खाया है वो सही मात्रा में खाया है। कुछ लक्षण ये बताते हैं कि आपने जो खाया है वो बहुत ज्यादा मात्रा में खा लिया, या बहुत कम भी कई बार रह जाता है। जैसे बच्चे टीवी देखते हुए खाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कितना खा लिया उन्होंने, वो कई बार भूखे भी रह जाते हैं, कई बार ओवर ईटिंग भी हो जाती है। तो ये सब चीजें हैं। शुरुआत में आपने कहा कि जो फूड हम खा रहे हैं उसका असर हमारे बॉडी पे किस तरह का होगा वो हमें जान लेना चाहिए, लेकिन हर कोई तो इस बारे में अवेयर नहीं कि इस फूड का असर हमारे बॉडी में किस तरह का होगा। जी, इसके लिए आयुर्वेद के अंदर गुण विज्ञान, पदार्थ विज्ञान एक अलग से सब्जेक्ट, जिसके अंदर जो भी हमारे चारों तरफ से औषधि वाले द्रव्य हैं, मेडिसिनल या नॉन मेडिसिनल डाइटरी चीजें हैं, सबकी प्रॉपर्टीज बताई। लाइक आपको पैरासिटामोल है, वो एंटीपायरेटिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरासिटामोल। वैसे ही हर चीज की प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज मीन्स की बॉडी के अंदर जाके वो क्या करने वाली है। ठीक है, तो आयुर्वेद के अंदर ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आसान भाषा में आपको बताऊं कि कुछ चीजें होती है वो खाने के बाद आपको ना 6-7 घंटे तक भूख नहीं लगती दोबारा, बॉडी उसको धीरे 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 डाइजेस्ट करती है। उनको हम बोलते हैं गुरु द्रव्य। ठीक है, तो ऐसी चीजों को कम क्वांटिटी में खाना चाहिए। ऐसी कुछ चीजें ऐसी है जो खाने के बाद 1-2 घंटे में तुरंत पच जाती है और आपको दोबारा से फिर से भूख जल्दी लग जाती है। उनको बोलते हैं हम लघु द्रव्य, जो कि खाने में पचने में आसान है। तो ये प्रॉपर्टीज अगर पता होगी किसी को, तो मान लीजिए कोई बुखार का मरीज है जिसको सर्दी खांसी जुकाम बुखार है, तो बुखार में क्या होता है कि नॉर्मली भूख कम लगती है, तो व्यक्ति को कम भूख लग रही है, इसका मतलब उसको इजीली डाइजेस्टेबल चीजें चाहिए। अगर उसको पता है कि उसकी किचन के अंदर जो जो चीजें हैं उसमें से कौन सी इजीली डाइजेस्टेबल है, कौन सी लघु है, तो वो उसको खाएगा तो उसकी बुखार जल्दी ठीक होगी। अगर उसको पता नहीं है और वो गुरु वाली जो देरी से या मुश्किल से पचने वाली, जिसके अंदर की बॉडी को बहुत ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है, वो वाली चीजें खाएगा बुखार में, तो उसकी बुखार ठीक होने के बजाय और बढ़ सकती है उसकी बीमारी। तो ये ऐसे जैसे गुरु लघु दोनों अपोजिट गुण है, तो आपको सेलेक्ट करना है कि किसमें क्या है। ठीक है, तो जैसे जो चिकनी चीजें होती है जनरली, या जो बारीक
पिसे हुए आटे से या मैदे से, इनसे जो चीजें बनती है, मिठाइयाँ वगैरह, दूध से जो चीजें बनती है, ये सब गुरु होती है, डाइजेशन में हैवी होती है। इसके अलावा जो दालें हैं हमारी, उड़द की दाल को आप छोड़ दीजिए, उसके अलावा जो कॉमन बाकी सारी दालें हैं, या चावल है, पुराना चावल, कम से कम 1 साल पुराना चावल खाना चाहिए, ये जो है, या फिर जो हरी पत्ते वाली सब्जियां हैं, ये पचने में आसान होती है। सूप हो गया आपका गरम, ठीक है, या फिर जिसके अंदर काली मिर्च, इस टाइप के मसाले जिसमें मिले हुए, तो ये क्या है कि बॉडी में जो चीजें हैं उनको पचाने में हेल्प भी करती है और खुद भी पचने में हल्की है जी। तो आपने देखा होगा कि जनरली जब आयुर्वेदिक डॉक्टर, इवन कई बार एलोपैथिक डॉक्टर भी जो थोड़ा सा एसेस करते हैं इन चीजों को, इस चीजों में विश्वास करते हैं, वो भी बुखार के मरीज को ये बोलते हैं कि खिचड़ी खाओ दाल चावल की, सूप पियो, हल्का खाना खाओ, गर्म खाना खाओ, ठंडा मत खाओ, दूध मत पियो, और ये दही मत खाओ, क्योंकि वो सब चीजें आयुर्वेद के हिसाब से गुरु है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें होती है कि जैसे बॉडी के अंदर जाने के बाद सिक्रीशन को इंक्रीज करती है, कुछ चीजें ऐसी है जो सिक्रीशन को डाउन करती है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। तो जब व्यक्ति किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाता है अपनी बीमारी को लेकर, और तो ये एक हैबिट व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए कि जब भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओ तो दवा लेने के बाद डॉक्टर से ये जरूर पूछें कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं, क्योंकि उसको अगर सही डाइट का चुनाव उसका हो गया तो वो इफेक्ट डबल हो जाएगा दवाइयों का प्लस और डाइट में जो चेंजेस किया उसका, तो वो जल्दी ठीक होगा और इफेक्टिव तरीके से ठीक होगा। इवन दो कि अगर वो कुछ भी खाता रहे और दवाइयां लेता रहे तो हो सकता है कि वो दवाइयां ले तब तक ठीक रहे और दवाई बंद करती फिर बीमार हो जाए, या इवन दवाई लेने के बाद भी उतना अच्छा असर नहीं आए, क्योंकि अगर कोई ऐसी चीज खा रहा है वो जिसके गुण बीमारी के गुणों से मिलते जुलते हैं, तो वो फिर कैसे बीमारी ठीक हो। तो सर आपने एक चीज कही कि हैबिट और फूड की बात कही। जब हम बात करते हैं ईटिंग हैबिट की या तो फूड हैबिट की बात करते हैं, हमें मालूम है कि जो फास्ट फूड की बात कहें या प्रोसेस्ड फूड की बात कहें, ये हेल्थ वाइज हमारे लिए उतना अच्छा नहीं है, बावजूद इसके हम इसकी ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसके कुछ खास कारण? इसका कारण है सिर्फ एक जो टेस्ट का लालच, टंग जो हमारी है। और आयुर्वेद के अंदर ना एक ऋषि चरक है, उन्होंने एक सूत्र बताया है छोटा सा, लोल्यम क्लेश कराणाम। इसका मीनिंग है किसी भी चीज का जो लालच होता है ना वो कुछ ना कुछ गड़बड़ ही करता है, चाहे वो धन का लालच हो चाहे वो खाने का लालच। तो ये जो यहाँ पर जो आपने बात की है, ये इस रेफरेंस में अगर इस सूत्र को समझा जाए तो खाने का जो लालच है ना, कि अभी मैं खाना खा के आया हूँ और आप मेरे को अगर चाय ऑफर करेंगे तो एक मन में आ जाएगा चलो पी लेते, आवश्यकता नहीं है शरीर को उसकी, लेकिन टेस्ट की वजह से, हैबिट की वजह से हम मना नहीं करते हैं। तो ये जो मना नहीं करने की जो हमारी आदत है ये सबसे ज्यादा गड़बड़ करती है। स्नैकिंग जो होती है वो ऐसे ही होती है कि बॉडी को जरूरत के बिना ओवर फीडिंग की जा रही है। तो आजकल के जमाने में अगर आप थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के अंदर, तो लोअर न्यूट्रिशन से इतना नुकसान नहीं हो रहा जितना कि ओवर न्यूट्रिशन से हो। ओवर न्यूट्रिशन की वजह से ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई कितना भी गरीब हो, मतलब कि पोषण सही नहीं मिलने से या उसको खाना नहीं मिलने से वो इतना बीमार नहीं हो रहा है या इतना इंपैक्ट लोगों के जीवन में नहीं पड़ रहा है जितना कि वो गलत चीजें खा खाकर ओवर न्यूट्रिशन की वजह से उनको ओबेसिटी, डायबिटीज, डिसलाइपिडीमिया, हाइपरटेंशन, ये सब चीजें हो रही। तो लाइफस्टाइल की जब बात करते हो, आजकल जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या तो कोई शहरी जीवन है, तो इसमें आयुर्वेद को हम किस तरह से अपने आप में असेम्बलेट कर सकते हैं ताकि हम हेल्दी रह सकें? तो आयुर्वेद को हम कुछ चीज़ें तो डाइट से रिलेटेड हमने डिस्कस की है। तो इसका सीधा सा यही है कि आप जो भी हमारे श्रोता हैं उनके आसपास जो भी आयुर्वेद को जानने वाले चिकित्सक मौजूद हैं या लोग मौजूद हैं, उनके साथ जाएं, बात करें, चीज़ों को समझें, समझने की कोशिश करें। होता क्या है कि लोग आजकल इंटरनेट का भी सहारा लेने लगे हैं, AI का जमाना है, चैट GPT में भी लोग डालते हैं आयुर्वेद के अनुसार फला फला, तो वो बता देता है। तो वो थोड़ा सा ऑथेंटिसिटी उस इन्फॉर्मेशन में रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप फिजिकल तौर पर जाकर किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से अपने स्वास्थ्य के बारे में बात करें और पूछे। कुछ कॉमन चीजें हैं जैसे कि जो मैं डाइट से रिलेटेड मैंने बताई, ऐसे और भी मैं बता सकता हूं, जैसे कि सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बहुत 4-5 बजे, आयुर्वेद में तो लिखा है उठना चाहिए, बट आपने जो शहरी जीवन की बात की, मान लो किसी का लाइफस्टाइल ही ऐसा है, उसका जॉब प्रोफाइल ही ऐसा है कि वो सुबह 4 बजे नहीं उठ सकता, तो मैं एक कॉमन पर्सपेक्टिव को, मॉडर्न लाइफ को देखते हुए बताता हूँ कि थोड़ा जल्दी उठने का प्रयास करें। जितना वो जब बजे उठ रहे हैं, मान लो कोई 7 बजे 8 बजे उठ रहे हैं, तो 1 घंटा को प्रीपोन्ड करें जी, ठीक है। उठने के तुरंत बाद कुछ ना खाएं, ठीक है। सबसे पहले अपना थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम करें या योग भी कर सकते हैं, थोड़ा जॉगिंग कर सकते हैं, थोड़ा बाहर टहल के आए। जब बॉडी जब थोड़ी थक जाए तब स्नान करें, नहाएं, अपना जो ब्रशिंग करना है वो करें। उसके बाद जो मैंने पहले बताया था कि कब और कितना खाना है, वो लक्षण शरीर में जो आयुर्वेद में बताएं आने लगेंगे कि हाँ अब मुझे कुछ खाने की जरूरत है, बॉडी को खाने की जरूरत महसूस होने लगी, तब ब्रेकफास्ट के तौर पर कुछ खाना चाहिए। उसके अंदर भी फिर हेल्दी अनहेल्दी बहुत सारी चीजें हैं, क्या खाना चाहिए। फिर उसके बाद जो लंच है, आयुर्वेद में तो हालांकि ब्रेकफास्ट लंच डिनर का कंसेप्ट ही नहीं है। आयुर्वेद तो दिन में 2 बार मुख्य भोजन, या फिर इवन अगर काम चल सकता है तो 1 बार ही मुख्य भोजन करने को कहता है, और बाकी दूसरे समय में कहता है कि हल्का या ऐसा खाना खाएं कि जो एक रूटीन का खाना नहीं होता। तो ये जो 3 बार वाला ट्रेंड है, ये तो मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, आयुर्वेद इसकी सलाह नहीं देता है। लेकिन
लेकिन फिर भी लोगों की जो वर्षों से हैबिट चली आ रही है उसको अचानक से डिसरप्ट करना भी ठीक नहीं है, ये भी आयुर्वेद में ही बताया। तो सर आपकी जो डिपार्टमेंट है यानी रीजनल आयुर्वेद रिसर्च इंस्टीट्यूट ईटानगर क्या क्या कर रही है? देखिए, हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर कई सारी पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हैं, क्योंकि प्राइमरीली हमारा रिसर्च सेंटर है तो रिसर्च पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। तो हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक ओपीडी चलती है, जनरल ओपीडी। वहाँ पे हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स रहते हैं, वेल क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स रहते हैं। एंड जो भी कॉमन समस्याओं से रिलेटेड मरीज आते हैं उनका चेकअप करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनका डायग्नोसिस करते हैं और उनको आयुर्वेदिक दवाइयाँ लिख के देते हैं। और उसमें से काफी सारी दवाइयाँ जो है 90% तक मैं कह सकता हूँ हमारे हॉस्पिटल में ही अवेलेबल हो जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, उसके अलावा एक छोटी सी बेसिक लेबोरेटरी है जिसके अंदर कुछ बेसिक ब्लड टेस्ट होते हैं और वो भी CGHS की रेट्स पे होते हैं, यानी कि जो मार्केट में नॉर्मली 500 रुपए का टेस्ट है वो हमारे यहाँ 100 या 50 रुपए में हो जाता है। उसके अलावा एक फार्माकोविजिलेंस यूनिट है कि अगर कोई हमारी दवाई खाने के बाद अगर किसी पेशेंट को लगता है कि उस दवाई को खाने से उसको कुछ दिक्कत हुई है तो वो वहां पर आकर रिपोर्ट कर सकता है। हम उसकी छानबीन करते हैं कि सच में दवाई की वजह से हुई है या किसी और वजह से हुई है, और दवाई की वजह से हुई तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं ताकि कोई दुष्प्रभाव अगर दवाई का आ रहा है तो उससे लोगों को बचाया जा सके। ये एक उसके स्वास्थ्य की देखभाल करने का एक अलग तरीका है। उसके अलावा एक हमारा मेडिसिनल प्लांट की यूनिट है अलग से, जो कि पूरे अरुणाचल स्टेट और इवन आसपास के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वहां पर सर्वे करती है जंगली इलाकों का, और वहां पर जो प्लांट्स मेडिसिनल प्लांट्स उपलब्ध है उनके सैंपल्स कलेक्ट करती है। एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड हमारा हर्बेरियम है, म्यूजियम है, जिसके अंदर सैंपल्स रहते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन होता है। उसके अलावा जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशंस है उनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो ताकि उसको रिसर्च मोड में ले जाए, उसको वेरीफाई किया जा सके कि ये जो कह रहे हैं सही है कि नहीं है। उसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च होती है, किसी भी पर्टिकुलर बीमारी के अंदर कोई पर्टिकुलर दवाई का हम क्लिनिकल ट्रायल जिसे कहते हैं वो करते हैं। और पूरे अरुणाचल के 5 अलग अलग हिस्सों में हमारे एक सैटेलाइट आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जैसे हैं, वहां पर भी एक डॉक्टर एक फार्मासिस्ट रहते हैं, वहां पर भी सिमिलर काइंड ऑफ फैसिलिटी मिलती है। लेकिन लेबोरेटरी ये सब नहीं है, वहां पर बस पेशेंट जाएगा, उसको दवाई मिलेगी, कंसल्टेशन मिलेगा। तो हमारे आसपास के एरिया की बात करें तो दोईमुख, सेप्पा, सागली, तेजू और नामसाई, इन एरियाज के जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या फिर CHC जो वहां पर एस्टेब्लिश्ड है उसी के अंदर हमारी यूनिट सबमर्ज्ड। तो सर अंत में इस आयुर्वेद दिवस के अवसर पर आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आयुर्वेद दिवस की थीम है, तो अगर भोजन को थोड़ा सा जागरूक होकर लिया जाए तो हमारी जो किचन है, हमारा जो रसोई घर है, हमारी जो डाइनिंग टेबल इज आवर फर्स्ट फार्मेसी। तो सर आप हमारे स्टूडियो आए और आयुर्वेद दिवस के अवसर पर इतनी सारी जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। अभी आप सुन रहे थे आयुर्वेद दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम। इसके साथ ही आज का ये एपिसोड यही समाप्त होता है। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।